हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब आप सब मुझे ये बताइए कि आपने पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 का अच्छे से पढ़ा। ब्रिटिश पीरियड के बारे में, ब्रिटिशर्स के साथ जो जो वॉर हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, कैसे हुई थी, कार्नेटिक वॉर्स क्या थी, सबसे पहले इंडिया में कौन आए थे। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कौन थे सबसे पहले इंडिया में आने वाले और कौन थे जो सबसे लास्ट में आने वाले इंडिया में। तो कौन थे? फ्रांस थे, ब्रिटिशर्स थे, डच थे, कौन थे? लेट्स सी कौन कौन कमेंट करके पाता है। इससे मुझे पता चल जाएगा पार्ट 1 किस किस ने अच्छे से देखा है। पार्ट 1 इसका। आज बेटा हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2 आपका इस चैप्टर का, दैट इज चैप्टर नंबर 5। पार्ट 2 हम शुरू करने वाले हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 इससे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके। Clive entered into a treaty with Nawab Sirajuddaula, who surrendered Allahabad and Khara to the company and also agreed to pay 50 lakh rupees as a war immunity. Of course, जब सिराजुद्दौला हार जाते तो उन्हें इलाहाबाद को किया एंड उसके बाद वो एरिया तो दे ही दिया, उसके साथ कुछ पैसे भी दिए। ऐसा होता था पहले वॉर में, अगर आप हार जाओ तो आपका टेरिटरी तो आपकी इससे चली जाती है, आपको उसके बाद कुछ देना भी पड़ता है। एज 50 लाख रुपीज इन्होंने दिए थे सिराजुद्दौला जब ये प्लासी एंड बक्सर के बाद जब वो हारते हैं तो। सो क्लाइव एंटर इनटू अ ट्रीटी विद नवाब ऑफ सिराजुद्दौला हु सरेंडर इलाहाबाद एंड खारा टू द कंपनी। उन्होंने, सिराजुद्दौला ने ये दोनों जगहों को दे दिया एंड ऑल्सो पे 50 लाख रुपीज एज अ वॉर indemnity. Mir Qasim was deposed and Mir Jafar was made the Nawab once again. अच्छा, उसके बाद भी इस बैटल के बाद मीर जाफर को फिर से गद्दी पे बिठा दिया, क्योंकि उसको पता था ब्रिटिशर को कि ये हमारे इशारों पे सारे काम करेगा, तो उसी को उसने बिठा दिया गद्दी पे। In 1765, Clive signs the Treaty of Allahabad with the Mughal Empire, शाह आलम सेकंड। ऑफ कोर्स अब ये क्लाइव ने एक और ट्रीटी इलाहाबाद की साइन की विद शाह आलम सेकंड के साथ। By this treaty, the Mughal Empire was taken under the company protections and was granted annual pensions of rupees 26 lakh rupees in the return for firman, which granted the company Diwani of Bengal. अब दीवानी राइट्स भी मिल गई थी इनको, ठीक है, बिहार उड़ीसा की। सो ये चीज हुई थी इसके बाद, ठीक है, दीवानी राइट्स मिल गई थी उसको इसके बाद। This treaty marked the end of Nawab authority in the Bengal and led to establishment of dual government there. अब यहाँ dual government means basically आप ये कह सकते हैं ब्रिटिशर्स रूल हो गया, अब नवाब is declining. Nawab rule is declining. By this system, the Nawab looked after the administration of law and order, whereas the company kept the charge of collecting the revenue in his own hand. Of course, land revenue अपने हाथ में रखती थी and country को कैसे चलाना है, administration कैसे होना है, इन सब पे भी देखरेख ब्रिटिशर्स के हाथ में था तब, क्योंकि सब पार्ट्स अब इस टाइम तक आते आते हमारी चली जाती है 17th सेंचुरी के टाइम तक ब्रिटिशर्स के पास। In brief, the Nawab was just a responsibility without any power, and the company enjoyed the power without any responsibility. ये लाइन बड़ी अच्छी है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। नवाब को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी बट कोई पावर नहीं दी, कंपनी को पावर है बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो ये इस तरीके से डुअल गवर्नमेंट वर्क हो रहा था नवाब एंड ब्रिटिशर्स का। रियल पावर आर द ब्रिटिशर्स वन एंड ऐसे ही कहने के लिए पावर इज फॉर नवाब्स, ठीक है। अब देखते हैं हमारा ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। ये ब्रिटिश इन्फ्लुएंस कैसे ग्रो किया, कैसे एक्सपेंड हुआ, कैसे दूर दूर तक ये फैला, ठीक है। सो वॉरेन हेस्टिंग वाज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को अपॉइंट किया गया एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। He abolished the dual administration system and took over the entire administration of Bengal. उन्होंने dual administration system को क्या किया, abolish किया एंड आपका पूरा का पूरा जो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन था नाउ comes under वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल बंगाल के बनते हैं। He also stopped the empire annual grant, जो एम्पायर को एनुअल ग्रांट्स मिलता था वो भी इन्होंने रोक दिए।
He also took away Allahabad and Kara from the empire and also sold these territory to Nawab of Awadh because he wanted to make Awadh a strong buffer state between the company territory and that is मराठा. तो ये ना इन्होंने जो ये दो टेरिटरी थी इलाहाबाद और कारा, इनको लेके मुगल एम्पायर से इनको बेच दी अवध को, क्योंकि अवध को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, क्योंकि अवध मराठास को टेरिटरी का कर सकता था. दैट्स इज ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश का ये स्टार्ट हुआ. अब देखते हैं मैसूर वॉर क्या थी. क्या थी फर्स्ट मैसूर वॉर, सेकेंड मैसूर वॉर, क्या थी ये, क्या था इस वॉर में. सो लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन से लॉर्ड, पहले वॉरेन हेस्टिंग पता लगा जो बंगाल के गवर्नर जनरल. अब लॉर्ड कॉर्नवालिस कंसोलिडेटेड द फाउंडेशन ले बाय द प्रीसीजर्स हेस्टिंग. He waged a war against Mysore where Hyder Ali and his son Tipu Sultan had risen the power. अब इस एरिया में, मैसूर एरिया में, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान आर द वन जो अभी पावर को रेस कर रहे हैं, अपनी पावर बढ़ा रहे हैं इस एरिया में. By the time Cornwallis arrived in India in the first and the second Anglo-Mysore war had been found between them. जब ये ब्रिटिशर इस एरियाज में आते हैं तो मैसूर में जो टीपू सुल्तान हैदर अली इनके बीच में फाइट हो जाती है. दैट इज एंग्लो मैसूर वॉर इज द गेम, फर्स्ट एंड सेकेंड वॉर बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द मैसूर लीडर्स, Mysore warrior Hyder Ali and Tipu Sultan. Okay, Tipu policy of seeking help from the France and Turks appeared too dangerous to British interest. Of course, इन्होंने फिर हेल्प ली अपने फ्रांस एंड टर्क से ताकि वो ब्रिटिशर्स का सामना कर सके. कौन ने? टीपू सुल्तान ने. When Tipu invaded the tiny kingdom of Travancore in 1789, Cornwallis retaliates and this leads to Third Anglo-Mysore War. Third Mysore War होती है. The Maratha and the Nizam also joined this war on the side of British. अब निजाम मराठा भी इस वॉर को ज्वाइन करते हैं. This war lasted for 2 years. ये वॉर होती है 2 साल तक. It was difficult for Tipu to take out the combined forces of his enemies. By the Treaty of Serinipatnam, Tipu surrendered half of the territory to the enemies and paid 3 million pounds as a war compensation. जब ये थर्ड वॉर के बाद जब वो नहीं हारे तो उन्होंने अपनी टेरिटरी, ट्रीटी ऑफ सेरिनिपट्टनम साइन हुआ जिसमें उन्होंने अपनी टेरिटरी को तो सरेंडर किया, उसके साथ 3 मिलियन टीपू सुल्तान ने दिए ब्रिटिशर्स को. He was also forced to accept subsidiary alliance. इनको टीपू सुल्तान को ये भी फोर्स किया, इतना तो दिया ही दिया, और उसको इस चीज के लिए भी फोर्स किया कि अब आप सब्सिडरी अलायंस को साइन करिए. कौन सी? सब्सिडरी अलायंस को. बट ही रिफ्यूज, बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया. टीपू सुल्तान ने कहा नहीं, आपने मेरी टेरिटरी ले ली, आपने मुझसे इतने पैसे ले लिए, इट्स ओके, बट मैं ये साइन नहीं करूंगा. ठीक है. He continued his efforts to modernize his army with the help of France. वो कोशिश कर रहे थे, कौन? टीपू सुल्तान की अपनी आर्मी को और मॉडर्नाइज करे विद द हेल्प ऑफ फ्रांस. दिस लीड टू फोर्थ एंग्लो वॉर. इसकी वजह से फिर से एंग्लो वॉर फोर्थ शुरू हुई टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिशर्स के बीच में, क्योंकि थर्ड वॉर के बाद टीपू सुल्तान ने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया, फ्रांस की मदद ली. ठीक है. जो कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1799 में. टीपू डाई फाइटिंग while defeating his capital. कैपिटल तो खोई अपनी जान भी खो दी टीपू सुल्तान ने इस वॉर के बाद. फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, दैट इज फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान मर जाते हैं. A large portion of the kingdom of Mysore was merged with the British Empire. So मैसूर का जितना ज्यादा से ज्यादा पार्ट ब्रिटिश एम्पायर ने फिर कैप्चर कर दिया, क्योंकि वही एक इंपॉर्टेंट लीडर थे और वही नहीं रहे तो उनका एरिया इज अंडर द कंट्रोल ऑफ Britishers. The contest of Mysore was the most brilliant success of the British power. In every discipline of the war, the diplomacy, the British proven themselves superior to the vibrant ruler of Mysore. The British Empire now extended from one end of Deccan to the other. अब यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि मैसूर जैसे सदर्न पार्ट हमारा कैप्चर कर लिया उसने, बस अब ये कोई लिमिट ही नहीं है इसकी.
सो आपको मैसूर वॉर समझ में आई? क्या थी मैसूर वॉर, किसके बीच में थी, कौन जीता कौन नहीं जीता, सब कुछ। आगे देखते सब्सिडियरी अलायंस। अब सब्सिडियरी अलायंस क्या थी, कैसे फॉर्म हुई, किसने फॉर्म की, क्यों की, देखिए, पढ़े, समझे। चलिए अब देखिए सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस में क्या होता था, इसमें ना ब्रिटिशर्स उनको जो भी ऐसी टेरिटरीज होती थी, है ना, उनको क्या प्रोटेक्शन देते थे, उसके बदले में ये लोग उनसे क्या करते थे, उनसे इंटरनल सिक्योरिटी मांगते थे, ठीक है। सो दैट इज सब्सिडियरी अलायंसेस जो शुरू की थी लॉर्ड वेल्सिरी ने। सो लॉर्ड वेल्सिरी, the successor of Lord Cornwallis, came in India with the intention to transfer British Empire in India into the British Empire of India. To achieve this goal, he devised the policy of subsidiary alliance. So इन्होंने subsidiary alliance लेके आए थे आपके लॉर्ड वेल्सी। The principle of this alliance was very simple. इनके alliance बहुत simple था। ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ना इनको ना प्रोटेक्शन देती थी और इसके बदले जो काम वो चाहे वो करवा सकती है उससे, है ना। अगर किसी टेरिटरी ने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या उन पे अटैक ना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्शन देती थी। सो इसमें क्या था, इंडियन रूलर हु वर इनवाइटेड टू जॉइन दिस अलायंस, they were expected not to fight or to keep any contact with any other power without permission of British. इसमें क्या था, जो भी अलायंस ज्वाइन करता था सबसे पहले उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी आर्मी देती थी और उसके साथ साथ वो ये कहती थी आप कभी हमारे खिलाफ नहीं लड़ोगे और ना ही आप उन कॉन्टेक्ट्स के साथ कभी रहोगे जो हमारी परमिशन के बगैर आप कुछ कर सको, ठीक है। तो मतलब आपको हमारे खिलाफ कभी भी नहीं लड़ना, ठीक है, और हमारी परमिशन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी अलायंस को ज्वाइन करते थे उनको फॉलो करना पड़ता था, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, टू मेंटेन इंटरनल पीस एंड ऑर्डर इन अ सब्सिडियरी स्टेट। एक स्टेट में पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी इन्हीं का ही काम था। To maintain internal peace and order in a subsidiary state, the British would station an army under the control of British general. Third, the India state would either surrender a portion of its territory to the company or would pay annual amount. यही होता था, जब वो ब्रिटिशर से हार जाते थे तो या तो उनको अपनी टेरिटरी को देना पड़ता था और या तो कुछ अमाउंट ऑफ मनी को देना रहता था, ठीक है। In return, the company would protect the subsidiary state against external invasion. इसके बदले में अपनी टेरिटरी आपने दे दी, पैसे दे दिए, उसके बदले में आपको वो प्रोटेक्शन देते थे, that's it. So the Nizam of Hyderabad was the first Indian to accept the subsidiary alliance. जो अभी हमने निजाम पढ़े थे ना, ये फर्स्ट थे जिन्होंने subsidiary alliance को स्वीकार किया था। subsidiary alliance पता लग गई कि कभी भी ये जब जो भी अलायंस इसको ज्वाइन करते थे वो ये बोलते थे कि हम आपके खिलाफ नहीं लड़ेंगे और अगर लड़ते हैं हारते हैं तो अपनी टेरिटरी आपको दे देंगे और पैसे भी दे देंगे, उसके बदले में आपको बस हमें प्रोटेक्शन देनी है, दैट्स इट। अब आते मराठा। हमने ये देख लिया, हमने मैसूर देख लिया, हमने बिल्कुल इलाहाबाद की ट्रीटी देख ली, प्लासी देख लिया, बक्सर दे दिया। अब हम चले गए मराठा के ऊपर। अब मराठा आएंगे लड़ने के लिए, ठीक है। एंग्लो मराठा वॉर्स हो गया ब्रिटिशर्स एंड मराठास के बीच में। इट टुक द ब्रिटिशर 43 years टू सबस्टर्व द मराठा। मराठा आर द स्ट्रॉन्ग वन, उनको इतना आसानी से कोई हरा नहीं सकता था, ब्रिटिशर्स को इतना टाइम लग गया, सोचिए आप। After their defeat in the Third Battle of Panipat, 1761, the Maratha has started rising again under the leadership of Mahadev Rai and Mahaji Sachidia. इनके लीडरशिप में जो आपका मराठा एम्पायर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद राइज होना शुरू किया गया। मराठा चीफ was striving to become independent, but they lacked unity and Peshawar was पावरलेस, ठीक है। ऑफ कोर्स धीरे धीरे ना ये पावरफुल थे, होते भी गए, बट इनकी डिक्लाइन भी होता गया इनका। सो आफ्टर द डेथ ऑफ महादेव राय वन द फोर्थ पेशावर इन 1772, a civil war ensured for succession of the throne. Raghunath Rao signed a treaty with the company governor, while Nana Padnavasi signed with the Governor General of Hastings. Finally, Mahadev Rai II was accepted at Peshawar under the Treaty of Salban. देखिए Treaty of Salban ज्वाइन हुई जिसमें हमने पेशावर किसको चूज किया, महादेव
Roy को. So finally, Mahadeva Roy II was accepted the Peshawar under the Treaty of Salban. In return, he had to cede sell sales islands to British. इसके अगर पेशावर बनने के बाद ब्रिटिशर्स को इनको ये आइलैंड देना पड़ा महादेव राय II को. After the death of Nana Fadnavis in 1800, the Peshawar power declined. जैसे ये नाना फडनाविस की डेथ होती है, इसके बाद मराठा चीफ की जो पावर है वो मराठास की पावर डिक्लाइन होने लग जाती है. So the Peshawar power declined and the Maratha chief started to become indominant. The combined forces of Sachinina and Bajirao II was defeated by Hokaras. The Peshawar was reinstated on the throne of Pune by the Treaty of Basin. This treaty brought Maratha under the total subrogations of British India. Lord Wellesley now planned to subjugate the Maratha chiefs. Kaiwat accepted subsidiary alliance of the British, while Bonsale and Sachinina was defeated in 1805 and had to accept subsidiary alliance. Odisha and the territory between the Ganga and the Yamuna were taken over the British. Okay? Next, these victories made the British more powerful. ये जो विनर्स वाली पोजीशन ब्रिटिशर्स की रही है, इससे ये और ज्यादा पावरफुल हो गए ब्रिटिशर्स. So the Rajput princes also entered into the various treaty with the British out of the fear. The Wellesley victory over the Maratha in 1803 made the British supreme power in India. इसके बाद तो ब्रिटिशर्स की पावर बस रुकी ही नहीं, बढ़ती ही चली गई. इनफैक्ट the primary cause behind the Third Anglo-Maratha War was the dissatisfaction of the Peshawar Bajirao II. मेन रीजन था ये जो पेशावर बाजीराव का dissatisfaction with the subordinate position. He therefore tried to unite other Maratha chief to fight against the British. Of course ये बाजीराव हैप्पी नहीं थे, ये कोशिश कर रहे थे कि इनके पास ज्यादा आर्मी इकट्ठी हो ताकि ये ब्रिटिश से लड़ सके. The Guard or Barado to, however, most favorable Elphinstone's, the British resident of Pune, asked the Peshawar to enter in a subsidiary alliance. The Guard, the Bonsales and the Sachinina were made a signs of fresh treaties with the British. Afaza Sahibs at Nagapur and Mahadev Rai at Indore was defeated by the British, and the Third Anglo-Maratha War came to end in 1818. The consequences of this war turned out the disastrous of Maratha. The office of Peshawar was abolished and the entries of territory was taken to the British. A descendant of Chhatrapati Shivaji was put in the throne of Satara. Similarly, Appa Sahib was deposed and all his territory was taken over. A minor son of Bhoswell II was put in a place of Nagpur. Malhar Rao II was forced to accept the subsidiary alliance. Thus, the ancestry of British became the absolute. अब देखते हैं हमारे कॉज क्या थे डाउनफॉल मराठास का. मराठा का डाउनफॉल क्यों होता है? So the Maratha was brave and fearless people who have a strong army. मराठा के पास आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उनको हरा कोई नहीं सकता था, पर ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने हरा दिया. So the Maratha was brave and fearless people who have a strong army and have a vast empire. Yet they could not succeed against British for some obvious reasons. They lack organization and unity. उनमें organization, unity की ही सिर्फ कमी रहेगी, बाकी strongness, army and powerfulness से तो वो बहुत ज़्यादा थे ब्रिटिशर्स के. Their chief was jealous of each other. They do not care for financial administrations. They were master in guerrilla warfare, but they entered pitches battles. They lack geographical knowledge. Of course, उनमें ना कहीं lacking हो गई, तभी वो हार गए मराठा. So they lack geographical knowledge, track and diplomacy. They do not take care of training their army and neglect the military organization, artillery and the navy. उन्होंने क्या अपनी artillery, अपनी army को neglect कर दिया. So most of their leaders had to die in the early 19th century. They had a narrow outlook, lacked national feeling and did not care of the subject. They were engaged in fulfilling personal motives, hence they were extremely unpopular ruler. इसकी वजह से वो unpopular हुए, नहीं तो मराठा को तो कोई हराने का कोई सोच ही नहीं सकता, जो कि ब्रिटिशर्स ने अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बैटल्स में किया.
ये था मराठा, ये था आपका पार्ट 2। अब इसके आगे का बेटा हम पार्ट 3 में करेंगे। आई नो थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो उसको पार्ट में करें तो इजी रहेगा। आगे वाले पार्ट में हम एंग्लो नेपालीज वॉर के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपसे मिलती हूँ पार्ट 3 में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड खुश रहिए। बाय बाय।